हेलो, नमस्कार। आपका मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास देख भी रहे होंगे और नॉलेज भी ले रहे होंगे। ओके, हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से इनकम टैक्स में बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ रहे हैं। कैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए कैलकुलेट होती हैं चीज़ें। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में उसके फॉर्मेट देखे थे, उससे रिलेटेड चीज़ों को देखे थे। सेकेंड वीडियो में कुछ की पॉइंट्स देखे थे, जिसको हम लोग पीएल अकाउंट को सॉल्व करते समय कैसे एसएससी के अनुसार किया जाता है उसको ये सब देखे थे। लास्ट वीडियो ये है थ्योरी पे डिप्रिसिएशन, एक चैप्टर डिप्रिसिएशन, क्योंकि डिप्रिसिएशन सब कंपनी के लिए अलग अलग है। वो हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी 10% चार्ज कर रही हो, कोई दूसरी कंपनी 15% चार्ज कर रही हो, ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रिसिएशन की रेट से बता दी गई है कि क्या क्या चार्ज करना है। क्योंकि जानते हैं कि डिप्रिसिएशन मान लीजिए आप 10% चार्ज कर रहे हैं, तो एक्चुअली में 10% चार्ज कर रहे होंगे, तो और कोई 20% कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा अपने प्रॉफिट को रख ले रहा है अपने पास। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके पास प्रॉफिट डिप्रिसिएशन के बिना माइनस के मान लीजिए 1,00,000 रुपये है। ओके, 1,00,000 विदाउट डिप्रिसिएशन माइनस किए, 10% माइनस चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000 हो रहा है, 10,000 माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि 90,000 पर टैक्स देना है, और कोई 20% करे तो कितना हो जाएगा, इसका 20,000 हो जाएगा। तो इसमें से 20 माइनस करेंगे तो 80 पे, तो इनकम टैक्स को घाटा लगेगा कि नहीं, ये सोचिए। इनकम टैक्स को घाटा लग जाएगा। इसीलिए इनकम टैक्स के अनुसार सभी की रेटें बताई गई हैं, राइट। इसी को हमारा मेन क्वेश्चन है कि हम रेट को पढ़ेंगे, किस प्रकार से एसेट्स को डिवाइड किया जाता है, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिप्रिसिएशन, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके डिप्रिसिएशन को पढ़ लेते हैं, राइट। यहाँ पर क्या है, डिप्रिसिएशन मीन्स ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो वैल्यू में डिक्रीज हो रही है एसेट्स में, वही है बाई वीयर एंड टीयर, या तो टूट फूट हो रही हो या तो कुछ और हो रहा हो। ओके, कॉज्ड बाई, या सीजन जैसे जो कहा था ना कि छिज जाए, समाप्त हो जाए कैसे भी, या टूट फूट हो जाए। ओके, कॉज्ड बाई दियर यूज, क्यों हो रहा है, उसके यूज करने के कारण। इन द बिजनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स कि एक बहुत दिन यूज करने के बाद मशीन कोई भी आप यूज करते हैं तो उसमें टूट फूट, खराब, रिपेयर सब चीज़ें चलती रहती हैं, पुरानी होती रहती है। इसी को यहाँ पर क्या होता है, इसी को डिप्रेशन कहा था। इट कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर इट्स एंटिसिपेटेड लाइफ बाय चेंजिंग डिप्रिसिएशन एवरी ईयर अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या है, प्रॉफिट है अगेंस्ट बिजनेस का, किस प्रकार से आप बिजनेस कर रहे होते हैं उसके द्वारा ये प्रॉफिट हो रहा होता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एसेट जानते हैं 2 प्रकार के होंगे, एक टेंजिबल एसेट्स, ओके, एंड इनटेंजिबल एसेट। ये जो दिखाई पड़ रहा है जानते हैं, जिसको छू सकते हैं, ओके, और जो दिखाई नहीं पड़ रहा है नहीं, वो इंटेंजिबल है। जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, दैट इज इंटेंजिबल। टेंजिबल में जैसे एसेट्स है, मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब टेंजिबल है, राइट। इसमें क्या है, टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, दैट इज टेंजिबल एसेट्स, राइट। नेक्स्ट इनटेंजिबल में कौन कौन सी आती हैं, नो हाउ, मीन्स कोई जानकारी आपके पास कोई नॉलेज है, पेटेंट है, ये पेटेंट है, ओके, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कोई भी आप लाइसेंस लेते हैं, कोई भी ट्रेडमार्क्स लेते हैं, कोई भी कॉपीराइट लेते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आती हैं। दोनों में आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मौका मिलता है, राइट। जो भी आपकी इनकम हुई है उस इनकम में कोई भी जिस मान लो ट्रेडमार्क ले रहे हैं, ट्रेडमार्क पैसा दिए होंगे ना, तो उस पैसे को धीरे धीरे माइनस कर सकते हैं। उसी से बिल्डिंग है, मशीन है, ये भी पैसा दिए होंगे, धीरे धीरे आप माइनस कर सकते हैं, इसमें ही बताया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। देखिए ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट में क्या है, जानते हैं कि एसेट्स कंपनी में हजारों हैं, ऐसा होगा कि नहीं,
कोई भी कंपनी होगी, उस कंपनी में एसेट्स जो होंगी हजारों प्रकार के होंगे। ओके, कोई एसेट्स मशीन है, कंप्यूटर है, पेटेंट है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, बना भी है, कुछ चीज़ें हैं, बिल्डिंग है, बहुत मशीन भी है, तो हज़ार प्रकार की मशीन है, सब कुछ है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर 10 मान लीजिए कि 500 प्रकार की चीज़ें वहाँ पर हैं कैपिटल एसेट्स, तो कोई व्यक्ति को अलग अलग आप बता देंगे रेट, इनकम टैक्स बता देंगे इस पर 10%, इस पर 8%, इस पर 5%, तो कोई भी बिजनेसमैन परेशान हो सकता है कि नहीं? तो जब परेशान हो जाएगा तो इसीलिए ये सब किया जा रहा है, राइट। जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के एसेट्स होंगे, तो मान लीजिए कोई एसेट्स 500 प्रकार की है, डिफरेंट टाइप्स जब बताएंगे तो कितनी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए इसको ब्लॉक में बांट दिया गया है। ओके, कि ब्लॉक मीन्स क्या है, कितने 1% के एसेट्स एक साथ। ओके, जिससे 15% है तो एक साथ रखिए, 10% वाला है एक साथ रखिए, 20% वाला को एक साथ रखिए, 25% को एक साथ रखिए, तो एक रेंज बता दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि 5 प्रकार के रेट्स में सभी संपत्ति डिवाइड हो जाएंगी, चाहे आपके पास 500 एसेट्स हों, चाहे 100 एसेट्स हों, चाहे 10 हों, सभी एसेट्स 4-5 क्लासिफाइड में डिवाइड हो जाएंगे। इसी को ब्लॉक ऑफ एसेट्स कहा जाता है। ओके, चलते हैं इसकी डिफिनेशन देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स दैट आर ऑफ द सेम कैटेगरी, मीन्स सेम कैटेगरी बताया ना, सेम मीन्स सेम, ऐसे समझिए सेम रेट, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो समझिए सेम रेट कैटेगरी का है। ओके, तो सेम कैटेगरी जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, और या इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन है? इंटेंजिबल एसेट्स में नो हाउ, ओके, जो आप जानते हैं, जो आपकी जानकारी है, नॉलेज है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, ऑन व्हिच यूनिफॉर्म रेट्स, मैं बताया ना यूनिफॉर्म, एक रूपता, ओके, एक रूप यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए। डिप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है कि जब आप कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स पे और टेंजिबल एसेट्स पे एक रेट से जब चार्ज करते हैं, दैट इज ब्लॉक ऑफ एसेट्स, मीन्स ए ब्लॉक हो जाएगा, ये 1 या 1 या 2 या जेड कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कैटेगरी के अंतर्गत। यहाँ पर क्या है ध्यान रखना है कि जब 1 रेट हो, ओके, जितनी संपत्ति पर उसको एक ब्लॉक में रखा जाएगा, मीन्स मान लीजिए 1 ब्लॉक, ओके, और जब एक रेट होगा, 1 सेम रेट होगा, तो उसको मान लीजिए 2 ब्लॉक में रखा जाएगा, ऐसे रखना है। तो जिस पर रेट, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग पे, मशीन पर 10% है तो उसको ए ब्लॉक में रख देंगे। इसका मतलब क्या है कि 10% वाली ये चीज़ें हैं। ओके, तो ये ब्लॉक इनकम टैक्स की तरह बना दिया गया है, उसी को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे ब्लॉक ऑफ एसेट्स 1 टेंजिबल एसेट्स के लिए क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर 10% हो गया, बिल्डिंग अगर लेंगे, फर्नीचर लेंगे 10%, मशीनरी एंड प्लांट पे 15%। ओके, इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक 2 इंटेंजिबल एसेट्स 25%। तो यहाँ पर बना दिया गया है कि अगर बिल्डिंग और फर्नीचर ले रहे हैं तो 10% देना है, मशीनरी प्लांट है तो 15% देना है, एंड इंटेंजिबल एसेट्स कोई भी है, जिसको इंटेंजिबल बताया ना, ये वाली नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ये सब चीज़ें हैं, वो 25% आप लेस कर सकते हैं डिप्रिसिएशन, राइट। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिप्रिसिएशन। ये यहाँ पे देखना क्या है कि किस कंडीशन में डिप्रिसिएशन एक्सेप्ट होगा, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, तभी आप डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट एसेट्स ओनर ऑफ एसेट्स, एसेट्स ओनर ऑफ द एसेट्स। तो जो एसेट्स है ओनर होना चाहिए एसेट्स का, ओके, मीन्स स्वामी। ऐसा नहीं है कि आपका एसेट्स नहीं है और चाह रहे हैं कि इसको हम ले लें, इस पर डिप्रिसिएशन ले लें, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन एक्चुअली में किसी को दिया थोड़ा जाता है, कंपनी अपने पास रखती है, तो कोई भी चाहेगा कि हम डिप्रिसिएशन लगाकर अपने पास पैसा रख लें। ओके, तो डिप्रिसिएशन हमेशा ध्यान रखिए प्रॉफिट को कम करने के लिए केवल है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, दिस एसेट्स यूज इन बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसा भी नहीं है बिजनेस के लिए यूज नहीं कर, अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो नहीं माना जाएगा, वो आप बिजनेस के लिए कर रहे होंगे, ओके, या प्रोफेशन के लिए, तब आप लेंगे। तो ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि एसेट्स ऑफ द ओनर होना चाहिए, ओके, और द एसेट्स यूज इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए, राइट, यूज होना चाहिए।
मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, यहाँ पर देखिए मेथड जानते हैं दो प्रकार का, स्ट्रेट होगा या रिटन डाउन होगा। यहाँ पर क्या होगा, इंगेज्ड इन जनरेशन ऑन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यदि कोई पावर जनरेशन के लिए है, कोई इंगेज है, कोई पावर जनरेशन के लिए काम कर रहा है, तो उस पर कितना होगा, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, इसका मतलब क्या है, सीधी रेखा पद्धति। इसका मतलब क्या है, ऐसा समझिए, मान लीजिए कि 1 लाख की कोई एसेट्स है, फॉर एग्जांपल 10% का डिप्रिसिएशन मान लीजिए चार्ज हो रही है, 10% चार्ज करेंगे कितना आ जाएगा, 90,000। ओके, फिर क्या करेंगे, 1 लाख पर 10% फिर चार्ज करेंगे तो 1 लाख कितना आएगा, फिर 10,000। ओके, ये हो जाएगा 80,000। इसका मतलब कि प्रत्येक वर्ष 10,000 के हिसाब से जब करते हैं तो दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ये आप 1 लाख पर 10% हर साल घटाते जाएंगे 10,000 रुपये। ओके, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, एंड अदर, इन अदर, इसका मतलब क्या है कि इसको छोड़ करके अब इन अदर केस सब में क्या होगा, रिटन डाउन वैल्यू होगी। रिटन डाउन वैल्यू क्या है, ऐसा समझिए, मान लीजिए कि वही संपत्ति फिर 1 लाख की है, 1 लाख और 10% है, राइट। अब क्या होगा, 10% चार्ज करेंगे कितना आ जाएगा, 90,000, सॉरी 10,000, 1 लाख का 10%। ओके, कितना आ जाएगा, 90,000। ओके, 90,000। अब क्या करेंगे, फिर 90,000 पर अब निकालेंगे 10%। ओके, कितना आ जाएगा, 9,000। ओके, कितना आ जाएगा, 81,000। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, 81,000 पर 10% कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर 8100 आ जाएगा। ओके, जो वैल्यू आएगी इसको माइनस कर देंगे। ये ऐसे घटता जाता है, इसलिए रिटन डाउन कहा जा रहा है। जो घटे हुए वैल्यू आएगी उस पर जब निकाला जाता है तो रिटन डाउन वैल्यू, और जब सीधे 10% हमेशा 1 लाख को 10%, 1 लाख को 10% हर साल देंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड्स। ओके, तो आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन क्या है, जानते हैं कि बिजनेस है, बिजनेस में कभी लॉस भी हो सकता है, और मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो जाए और डिप्रिसिएशन भी रियलाइज नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी में 10 लाख का लॉस हो गया, और जानते हैं लॉस होगा तो डिप्रिसिएशन भी नहीं चार्ज कर पा रहे होंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन तो चार्ज तब करेंगे ना जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो इन दिस कंडीशन में क्या करेंगे आप, तो इन दिस कंडीशन के रूल ये है कि जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, जो पिछले साल कभी लॉस हो गया था उसको आप एडजस्ट नहीं कर पाए थे, उसके लिए क्या रूल है, राइट। तो पहले डिप्रिसिएशन समझते हैं। डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, द इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर। देखिए प्रीवियस ईयर बताया ना, प्रीवियस ईयर मीन्स क्या है, जो ही प्रीवियस ईयर है, अर्निंग ईयर, जिस दिन आप अर्निंग कर रहे हैं जिस वर्ष में, लेस देन द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। मान लीजिए कि डिप्रिसिएशन 5 लाख लगानी है और आपका इनकम ही 3 लाख है, तब क्या होगा, जानते नहीं लगा पाएंगे। इसी की बात की जा रही है। यदि प्रीवियस ईयर में 5 लाख की डिप्रिसिएशन है, ओके, और इनकम ही आपकी कितनी है, 3 लाख की है, तो क्या होगा, देन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज कॉल्ड अनएब्जॉर्ब। मीन्स 5 लाख की प्रॉफिट था, सॉरी 5 लाख की मान लीजिए डिप्रिसिएशन, ओके, 3 लाख का प्रॉफिट, तो 2 लाख बच गया, तो 2 लाख इज योर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। में 2 लाख अब तो कहाँ ले जाएंगे, 2 लाख को कहा जाएगा अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप डिप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं और डिप्रिसिएशन से ज़्यादा प्रॉफिट है ही नहीं। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए डिप्रिसिएशन चार्ज करना था और प्रॉफिट ही हो रहा है 5 लाख, तो क्या करेंगे, तो 5 लाख जो रेस्ट ऑफ अमाउंट बचेगा वही अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, जिसको आप अनएब्जॉर्ब करेंगे, अगली साल ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे उसको, उसी को बताया जा रहा है कि कैसे आप करेंगे, राइट। तो फर्स्ट पेज क्या है, इसको प्रोफार्मा है फॉर्मेट्स, इस फॉर्मेट को लिख लीजिएगा तो आपको इजी रहेगा सॉल्व करना। इसमें क्या देखना, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डिडक्शन डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं डिप्रिसिएशन है, ओके, और
2 लाख का प्रॉफिट है। ओके, लेकिन अभी इसमें डिप्रिसिएशन नहीं है, डिप्रिसिएशन बाद में होगा। इसका मतलब कि माइनस में कितना आप जा रहे हैं, 3 लाख। ओके, यदि डिप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं तो आप 3 लाख माइनस में रहेंगे, ऑन एब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ये ऑन एब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है। तो यही बताया जा रहा है कि पहले आप डिप्रिसिएशन से पहले वाली वैल्यू क्रिएट करिए। जैसे मान लीजिए इसमें होता दे दिया क्वेश्चन कि माइनस 3 लाख रुपये लॉस में है। ओके, और डिप्रिसिएशन कितना है, 5 लाख। तो क्या करते, आप 2 लाख नोट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन। यहाँ डिडक्टिंग नहीं हुआ है अभी, तो 2 लाख यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसे मीन्स उसमें क्या करना है, आपको पहले डिप्रिसिएशन ऐड कर देना है। अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो डिप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट में, तब जा करके लिखिए। यहाँ पर ही बताया जा रहा है, यदि आपकी नेट प्रॉफिट 10 लाख का है एग्जाम्पल के लिए, और डिप्रिसिएशन इसमें माइनस हुआ है 2 लाख रुपए, 2 लाख पहले ऐड कर दीजिए, तब लिखिए। राइट, अब आते हैं कैसे कैसे सीक्वेंस है। ये क्या है, ऑर्डर है, ऐसे समझिए। ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस, कि पहले पे ये घटेगा, दूसरे पे ये घटेगा, तीसरे पे ये घटेगा। इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। तो पहला पर क्या होगा, डिप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की जो अभी हम माइनस किए थे 5 लाख, उसको माइनस कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड। अगर कोई बिजनेस लॉस आ रहा है, पहले से कोई लॉस चल रहा था बिजनेस में, मान लीजिए 2 लाख का पहले से लॉस चल रहा था, तो यहाँ पर 2 लाख लिख देंगे। ओके, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड और सेटअप पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लॉस को 8 साल तक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। राइट, और दूसरे हेड से पूरा कर सकते हैं सैलरी को छोड़ करके। तो ये सब चीज़ें आगे बताई जाएंगी, तो यहाँ बताने का उचित नहीं है, लेकिन कुछ यूँ जानते रहिए कि अगर इस साल आपका बिजनेस लॉस हो गया है तो आप चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड। अगर पीछे से कोई चला आ रहा है लॉस, उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ऑन एब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। और कोई ऑन एब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है जो कि माइनस नहीं कर पाए हैं, उसको भी लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर लिख करके माइनस करिए, यहाँ से जो आया हो प्रॉफिट ये, और उसमें से जो बचे यही बैलेंस है, यही क्या हो जाएगा, ऑन एब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। और फिर ये नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, लॉस तो आना ही है फिक्स है, क्योंकि लॉस होगा तभी ये किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखे रहिए। जब लॉस हो रहा होगा तभी ये किया जा रहा होगा मैक्सिमम कंडीशन में। तो इसका मतलब क्या है कि जो बैलेंस मान लीजिए कि आ गया माइनस में 10 लाख, 10 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए। फिर अगले साल जैसे यहाँ बताया ना ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, तो आ रहा होगा तो अगले साल इसका ट्रीट करेंगे, हो सकता है अगले साल प्रॉफिट हो जाए। जब प्रॉफिट हो जाएगा तो इसको सेट आउट कर लेंगे। ओके, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना होता है। राइट, तो आई थिंक गेटिंग दिस पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, स्टिल इफ देयर इज एनी अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन लेफ्ट, मीन्स अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन में कोई भी लेफ्ट है, बचा हुआ है, जिसको आप प्रॉफिट से माइनस नहीं कर पाए हैं, उसके लिए क्या है, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर टैक्सेबल इनकम। तो अदर इनकम के साथ टैक्सेबल हो सकता है, माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सैलरी के साथ नहीं होगा। ओके, सैलरी के साथ नहीं होगा, ध्यान रखना है ये। तो इसको सेट ऑफ जैसे कहा जा रहा है, या कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो ये पूरा चैप्टर ही है कि बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे, कैपिटल में लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे, बिजनेस में प्रोफेशन में लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे। फिर तो ये पूरा चैप्टर ही है, जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस समय ये क्लियर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ तक के लिए रहने दीजिए, इतना ही। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोग ने पढ़ा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिप्रिसिएशन क्या है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है, और कैसे अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। राइट, तो इसको देखिए, नेक्स्ट जब क्लास मिलेंगे हम लोग तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।